नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस डिटेल्ड वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इग्नू के बीईजीसी 111 कोर्स को जिसका टाइटल है वुमेन्स राइटिंग। इस वीडियो के पहले सेक्शन में हम इस कोर्स के ब्लॉक 1 को थॉरली पढ़ेंगे जो कि नॉन फिक्शनल प्रोज पर बेस्ड है। मेरा सिंपल सा एम इस वीडियो में ये है कि ये वीडियो कंटेंट से बिल्कुल भरी हुई हो और आपको एक परफेक्ट फ्लो मिले ताकि आप कनेक्टेड फील करें और आप 100% एग्जाम रेडी फील करें इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिना किसी डिले के फटाफट से शुरू करते हैं। हमारा पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग। सबसे पहले समझते हैं कि फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता क्या है। ये लिटरेरी टेक्स्ट को एक फीमेल स्टैंड पॉइंट से एसेस करना होता है जिसमें टेक्स्ट के लिटरेरी वैल्यू के साथ साथ उसमें वुमेन कैरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन को भी देखा जाता है। इसमें हमको ये याद रखना है कि फेमिनिज्म की हिस्ट्री को एसेंशियली तीन मेजर वेव्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वेव जो कि 1830 से लेकर 1920s तक चली थी। ये वेव सफ्रेजेट मूवमेंट पर फोकस थी जहां वेस्टर्न सोसाइटी में वुमेन के वोटिंग राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स के लिए स्ट्रगल किया गया। सेकेंड वेव जो कि 1963 के बाद से चली, इसका कोर मंत्र था द पर्सनल इज द पॉलिटिकल, यानी जो स्ट्रगल्स एक वुमेन अपने पर्सनल लेवल पर फेस करती है वो एक्चुअली सिस्टमैटिक और पॉलिटिकल इश्यूज है। थर्ड वेव जो कि 1990 से शुरू हुई थी और आज तक ये चल रही है। ये वेव पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू पर आधारित है जिसमें जेंडर और सेक्सुअलिटी को एक स्टेबल कैटेगरी की जगह फ्लूइड माना गया है और एनालिटिकल कैटेगरीज जैसे क्लास, कास्ट और रेस को ऐड करके इंटरसेक्शनैलिटी पर फोकस किया गया है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि लिटरेचर और लैंग्वेज पेट्रियार्की का एक बहुत बड़ा टूल हो सकती है। फ्रेंच फेमिनिज्म थिंकर जैसे हेलेने सेक्सेस ने ई क्रीचर फेमिनिन का कॉन्सेप्ट दिया जो एक ऐसी वुमेन्स राइटिंग स्टाइल है जो मेल डोमिनेटेड लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को तोड़ती है और एक डिस्टिंक्ट फीमेल कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करती है। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो वुमेन्स राइटिंग की अर्ली रूट्स हमें भक्ति ट्रेडिशन में मिलती है जहां मीराबाई और अक्का महादेवी जैसी फीमेल पोएट्स ने अनब्रिडल्ड ब्राह्मण मेल अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज किया था। चलिए फटाफट से यहाँ से अपना फोकस स्मूथली शिफ्ट करते हैं यूनिट 2 पर। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। ये ग्राउंड ब्रेकिंग टेस्ट 1792 में लिखा गया था जिसका नाम है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन और ये एसेंशियली टैली रैंड के उस डॉक्यूमेंट का डायरेक्ट रिस्पॉन्स था जिसमें गर्ल्स के लिए एक इंफीरियर और लिमिटेड एजुकेशन प्रपोज की गई थी। मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट ने यह बहुत पावरफुली आर्ग्यू किया है कि वुमेन नेचुरली मेन से इंफीरियर नहीं है बल्कि उन्हें मिलने वाली इनएडुकेट एजुकेशन की वजह से वो ऐसी दिखाई जाती हैं, ऐसी दिखती हैं, सोसाइटी ने उनको ऐसा बनाया है। उनके इस एस्से के तीन मेजर थीम्स है। इनएडुकेट एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि सोसाइटी गर्ल्स को सिर्फ बैरन ब्लूमिंग के लिए ग्रूम करती है जिसमें उन्हें अपने माइंड्स को डेवलप करने के बजाय सिर्फ हस्बैंड को प्लीज करने के लिए और आउटर ब्यूटी और आर्टिफिशियल ग्रेसेस मेंटेन करना सिखाया जाता है। मैरिज एंड ब्यूटी, गर्ल्स को बचपन से ही यही ट्रेनिंग मिलती है कि उनकी वीकनेस ही उनकी वर्च्यू है। ये माइंडसेट आगे चलकर उनकी मैरिजेस को ट्रांजैक्शनल, अनहैप्पी और वल्नरेबल बना देता है। रीजन एंड रेशनैलिटी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रीजन और रेशनैलिटी ह्यूमंस को एनिमल से अलग करते हैं। इसलिए वुमेन को ब्लाइंडली ओपिनियंस का स्लेव बनने के बजाय अपनी रीजनिंग कैपेसिटी को डेवलप करना चाहिए ताकि वो सोसाइटी में इक्वल सिटीजन्स और मॉरल एजेंट्स बन सके। अब आते हैं एक बिल्कुल नए और फ्रेश पर्सपेक्टिव पर। यूनिट 3 में हम नवनीता देव सेन के एक इंसाइटफुल एस्से को पढ़ेंगे जो चंद्रबती रामायणा पर बेस्ड है। चंद्रबती ईस्ट बंगाल की ऐसे रिवॉल्यूशनरी 16th सेंचुरी वुमेन थी जिन्होंने अपने पर्सनल हार्टेक के बाद रामायणा को रीराइट किया था। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इस एपिक को साइलेंस्ड टेक्स्ट क्यों माना जाता है। इसका परफेक्ट आंसर ये है कि अर्बन मेल लिटरेरी हिस्टोरियंस और पेट्रियार्कल सिस्टम ने इस वुमेन सेंट्रिक एडेप्टेशन को डिसमिस कर दिया था क्योंकि ये उनके स्टैंडर्ड मटेरियल या फिर जिम्नास्टिक रूल्स को फॉलो नहीं करती थी। चंद्रपति ने इस एपिक को ट्रेडिशनल हीरोइक कोड तोड़कर लिखा था। इस नैरेटिव की कुछ बहुत खास बातें हैं। सीताज पर्सपेक्टिव, ये टेक्स्ट राम के वॉर और हीरोइक अचीवमेंट्स को बैकग्राउंड में पुश करता है और पूरा सेंट्रल ध्यान सीता के इमोशंस, उनकी जर्नी और उनके ट्रॉमा पर रखता है। सुपर नेचुरल बर्थ, इस टेक्स्ट में सीता का जन्म मिराकुलसली एक एग से होता है जो नेग्लेक्ट की गई मंदोदरी के दुख और टॉर्चर्ड एशियाटिक्स के खून से बनता है। ये एग ओशन में बहा दिया जाता है जिसे बाद में बे ऑफ बंगाल क्रॉस करने के बाद मदब जैला नाम के एक पुअर ऑनेस्ट फिशरमैन ढूंढ निकालता है। फाइनली इस कंटिन्यूअस जर्नी में
हम इस ब्लॉक के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यूनिट 4 की तरफ हम इसमें बढ़ते हैं। इस यूनिट में हम पंडिता रामाबाई की डीपली मूविंग स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। वो एक एनलाइटेंड चित्पवन ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी और उनके इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के चलते उन्होंने अर्ली एज में ही पंडिता और सरस्वती जैसे हाईली प्रेस्टिजियस टाइटल यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से अर्न कर लिए। लेकिन उनकी लाइफ की जर्नी आसान नहीं थी। उन्होंने ब्रूटल फेमीन फेस किया और स्टारवेशन की वजह से अपने पेरेंट्स और सिस्टर्स को खो दिया। उनकी लाइफ में एक बड़ा शिफ्टिंग पॉइंट तब आया जब उन्हें डीप स्टडी के बाद रियलाइज हुआ कि ट्रेडिशनल हिंदू टेक्स्ट जैसे वेदास और उपनिषद्स एक्चुअली वुमेन्स और शूद्रास को मोक्ष यानी लिबरेशन का रिलीजियस राइट कंप्लीटली डिनाई करते हैं। इस एक्यूट इनइक्वालिटी और होपलेसनेस ने उनका पुराना फेथ हिलाकर रख दिया। जब उन्होंने इंग्लैंड और बाद में अमेरिका का सफर किया, तब वो क्रिश्चियन रिलीजन की कंपैशनेट और इगलिटेरियन वैल्यू से डीपली इन्फ्लुएंस हुई। उन्हें रियलाइज हुआ कि क्राइस्ट का सैल्वेशन किसी पर्टिकुलर कास्ट या फिर सेक्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इस इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल कन्विक्शन के साथ उन्होंने अपना रिलीजियस कन्वर्जन किया। अपनी लाइफ इंडियन वुमेन को अपलिफ्ट करने में लगाते हुए उन्होंने एक विडोज होम और बाद में मुक्ति मिशन सेटअप किया, जहां सेक्सुअली अब्यूज्ड और मार्जिनलाइज्ड वुमेन की एजुकेशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर फोकस किया गया। और इसी के साथ हमारा ब्लॉक 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो चलिए फटाफट से हेड करते हैं ब्लॉक 2 की तरफ, जिसका टाइटल है पोएट्री। इस ब्लॉक में हम 4 अलग यूनिट्स को कवर करेंगे, जहाँ एक अमेरिकन पोएट और बाकी इंडियन वुमेन पोएट्स की पावरफुल आवाजें हमको सुनने को मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी रुकावट के इस डिटेल्ड सेशन को शुरू करते हैं। यूनिट 1 में हमें पढ़ना है एमिली डिकिंसन को। हमारी पहली पोएट एमिली डिकिंसन है, जिनका जन्म 1830 में हुआ था। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि डिकिंसन अपनी लेटर लाइफ में एक सेक्लूजन में चली गई थी, यानी उन्होंने सोसाइटी से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया था और एक इसेंट्रिक लाइफ वो जीती थी एक कमरे के अंदर। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में अपनी पोएम्स पब्लिश नहीं की थी। उनकी डेथ के बाद उनके सिस्टर लावीना ने उनका वर्क दुनिया के सामने रखा। उनकी पोएटिक स्टाइल बहुत ही डिस्टिंक्ट और अनकन्वेंशनल है। वो अपनी पोएम्स को टाइटल नहीं देती थी। स्टैंडर्ड पंक्चुएशंस की जगह वो हाइफन्स या फिर डैशेस का यूज करती हैं और उनकी पोएम्स में स्लैंट राइम यानी हाफ राइम देखने को मिलती है। उनके पास कुछ मेल प्रिसेप्टर्स यानी गाइड्स थे, जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन न्यूटन और थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन, जिन्होंने उनकी लिटरेरी जर्नी में उन्हें गाइड किया। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, इसलिए इन द स्पेसिफिक पोएम्स को ध्यान से समझिए। पहली इनकी पोएम हमारे सिलेबस में आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मेट। इस पोएम में स्पीकर दूसरे लोगों के दुख, उनके ग्रीफ को अपने दुख से कंपेयर करती है, मेजर करती है। वो ऑब्जर्व करती है कि क्या वक्त के साथ दर्द कम होता है या सेंचुरीज तक वैसा ही रहता है। अगली पोएम इनके हमारे सिलेबस में आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड। ये पोएम एक डाइंग पर्सन के आखिरी मोमेंट्स को पोर्ट्रे करती है। एक रूम में डेथ बेड पर शांति यानी स्टिलनेस है, लेकिन तभी एक मक्खी, एक फ्लाई उस पीसफुलनेस और स्पिरिचुअल लाइट के बीच में एक इंट्रूडर बनकर आ जाती है, जो डेथ के फिजिकल और मंडेन एस्पेक्ट को हाईलाइट करती है। यूनिट 2 में हमें कमला दास को पढ़ना है। अब हम एकदम लाइट शिफ्ट लेते हैं और इंडिया वापस आते हैं, डायरेक्टली मालाबार की तरफ। कमला दास इंडियन इंग्लिश पोएट्री की एक बहुत ही बोल्ड और रिवॉल्यूशनरी आवाज है। वो अपनी कन्फेशनल पोएट्री के लिए जानी जाती हैं, जहाँ वो उन ताबू सब्जेक्ट पर खुलकर लिखती हैं जिन पर उस वक्त सोसाइटी बात करने से बिल्कुल डरती थी। इवन उस टाइम उस पर बात करना अलाउड भी नहीं था। इसमें हमको ये याद रखना है कि उन्होंने मलयालम में माधवीकुट्टी पेन नेम के अंडर भी बहुत सारे काम लिखे थे। इनकी पहली पोयम हमारे सिलेबस में एन इंट्रोडक्शन। ये उनकी डीपली ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के यूज पर क्या स्टैंड लिया है। उन्होंने क्लियर किया है कि वो जिस लैंग्वेज में एक्सप्रेस करती हैं वो उनकी अपनी है, एरर्स और सब कुछ के साथ। उन्होंने सोसाइटी के रूल्स, ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल बी वाइफ को फोर्सफुली रिजेक्ट किया और एक यूनिवर्सल फीमेल आइडेंटिटी आई एम एवरी वुमेन को एजर्ट किया। दूसरी इनकी पोएम हमारे सिलेबस में है अ हॉट नून इन मालाबार। ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम है, जहाँ पोएट अपने बचपन की गर्मियों की दोपहर को याद करती है। उन्हें वो बेंगल सेलर्स, फॉर्च्यून टेलिंग कुराबा गर्ल्स और वाइल्ड मैन, वाइल्ड थॉट्स, वाइल्ड लव याद आते हैं, जो अब उनकी प्रेजेंट अकेली लाइफ से बिल्कुल मिसिंग है। यूनिट 3 में हमको पढ़ना है लक्ष्मी कनन और इंदिरा संत को। इस सेक्शन में हम दो अलग अलग आवाजों को सुनेंगे, जो इंडियन वुमेन्स के स्ट्रगल को बहुत ही रॉ तरीके से दिखाती हैं। लक्ष्मी कन्नन्स डोंट वॉश हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है।
ये पोयम रसुंदरी देवी को यानी कि राशा सुंदरी देवी को डेडिकेट की गई है, जिन्होंने इंडिया की पहली फीमेल ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन लिखी थी। उस वक्त औरतों का पढ़ना एक बैड ओमेन, एक अपशगुन माना जाता था। रसुंदरी देवी ने किचन के डार्क सूटी वॉल्स पर चुपचाप अल्फाबेट लिखकर पढ़ना सीखा। पोएट उन्हें एनकरेज करती हैं कि वो इन वॉल्स को कभी वॉश ना करे, क्योंकि ये स्टेन्स उनकी नॉलेज, आइडेंटिटी और रिबेलियन का सिंबल है। इंदिरा संत हर ड्रीम हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ये पोयम एक इंडियन विडो के शैटर्ड ड्रीम्स को एक बहुत ही मूविंग तरीके से दिखाती है। उसका ड्रीम था एक फुल प्लेट, एक बिजी लाइफ, हस्बैंड के साथ आउटिंग्स और एक वेल फर्निश्ड होम लेने का। लेकिन विडो बनने के बाद सोसाइटी उसे ये सब एक्सपीरियंस करने से रोक देती है और उसके सपने शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। यूनिट 4 में हमको पढ़ना है नसीम शफी को। हमारे आखिरी यूनिट में हम पढ़ेंगे कश्मीरी पोएट को, जिन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है। इनकी पहली पोयम हमारे सिलेबस में नीदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोयम है, जहाँ एक औरत पेट्रियार्की और अपने हस्बैंड के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट असर्ट करती है। वो इंसिस्ट करती है कि वो कोई लाइफलेस शैडो या फिर रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि एक इक्वल इंडिविजुअल है। वो कश्मीर की लेजेंडरी वुमेन लाला और हबा खातून का एग्जाम्पल देती है, जिन्होंने अपने हस्बैंड की इनडिफरेंस के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। अगली इनकी पोयम हमारे सिलेबस में सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड। ये एक माँ की प्रेयर और एंग्जाइटी है अपनी सो रही बेटी के लिए। माँ अपने बच्चे की इनोसेंस को देखकर डरती है कि जब वो शादी करके अपने नए घर जाएगी तो क्या लोग उसकी कदर करेंगे या उसके शांत सॉलिट्यूड को हमेशा के लिए उससे छीन लेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ब्लॉक 2 खत्म हो जाता है, जो कि था हमारा पोएट्री। अब हम चलते हैं ब्लॉक 3 की तरफ। इसमें हमको पढ़नी है शॉर्ट स्टोरीज। इस ब्लॉक में हम 4 अलग-अलग शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे, जो वुमेन की साइकोलॉजिकल और फिजिकल रियलिटीज को बहुत डेप्थ में एक्सप्लोर करती हैं। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। हमारे यूनिट 1 में स्टोरी इंक्लूडेड है अ कप ऑफ अ टी, जिसको कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। ये स्टोरी एक बहुत ही एफ्लुएंट और मॉडर्न औरत रोजमेरी फेल के बारे में है। रोजमेरी रिच है, पर एक्चुअली बहुत शैलो और इनसिक्योर है। एक सर्द दोपहर में उसे एक पुअर लड़की मिलती है, मिस स्मिथ, जो उससे कप ऑफ टी के पैसे मांगती है। रोजमेरी उसे अपने घर ले आती है, क्योंकि वो एक फेरी गॉड मदर की तरह एक्ट करना चाहती है और सोसाइटी में खुद को जेनरस दिखाना चाहती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसका हस्बैंड फिलिप उस लड़की को देखता है और कहता है कि वो एब्सोल्युटली लवली है। ये सुनकर रोजमेरी को एक्सट्रीम जेलेसी फील होती है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है कि रोजमेरी का कैरेक्टर कैसे चेंज होता है। अपनी सारी फेक जेनरॉसिटी भूल कर वो उस लड़की को 5 की जगह सिर्फ 3 पाउंड देकर वहां से भेज देती है। कहानी के एंड में वो अपने हस्बैंड से पूछती है, एम आई प्रिटी, जो उसकी डीप रूटेड इनसिक्योरिटी को ब्यूटीफुली हाईलाइट करता है। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है द लेगेसी, और इसको लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। वर्जीनिया वुल्फ अपनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के लिए जानी जाती है। ये स्टोरी एक विडोवर गिलबर्ट क्लैंडन के बारे में है, जिसे लगता था कि उसकी वाइफ एंजेला की डेथ पिकैडली में एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। एंजेला ने अपने पीछे अपनी 15 डायरीज छोड़ दी हैं, जो गिलबर्ट के लिए उसकी इकलौती लेगेसी है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि डायरीज पढ़ने के बाद गिलबर्ट को क्या सच्चाई पता चलती है। जब वो डायरीज पढ़ता है तो उसे बीएम नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो एक रेडिकल वर्किंग क्लास मैन था। एंजेला और बीएम के बीच एक सीक्रेट रिलेशनशिप डेवलप हो गया था, क्योंकि गिलबर्ट हमेशा अपने पॉलिटिकल काम में बिजी रहता था और एंजेला के ड्रीम्स और इमोशंस को इग्नोर करता था। सेसी मिलर, जो एंजेला की सेक्रेटरी थी, उससे कॉल पर बात करने के बाद गिलबर्ट को पता चलता है कि बीएम ने सुसाइड कर लिया था। गिलबर्ट को ये ब्रूटल रियलिटी समझ आती है स्टोरी के एंड में कि एंजेला ने कोई एक्सीडेंट फेस नहीं किया था, बल्कि बीएम के पास जाने के लिए, घुटन भरी शादी से एस्केप करने के लिए डेलिबरेटली सुसाइड किया। स्टोरी 3 है हमारी द येलो वॉलपेपर, और इसको लिखा है शार्लेट पर्किंस गिलमैन ने। ये एक बहुत ही इंटेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसी स्टोरी है, जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स पर बेस्ड है। मतलब ये कंप्लीटली ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है, बट कुछ कुछ ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। एक अननेम्ड फीमेल नरेटर को चाइल्ड बर्थ के बाद पोस्टपार्टम एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है स्टोरी में। उसका हस्बैंड है, जिसका नाम है जॉन, वो एक फिजिशियन है। वो उसे फेमसली ऑपरेसिव रेस्ट क्योर प्रिस्क्राइब करता है और एक आइसोलेटेड मेंशन के नर्सरी रूम में कन्फाइन कर देता है। बेसिकली रेस्ट क्योर क्या होता है? एक ही जगह बैठना, कोई काम ना करना। इस रूम में एक अजीब सा स्मॉल्डरिंग अनक्लीन येलो वॉलपेपर है, जो कि सल्फर लाइक स्मेल देता है।
आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि ये येलो वॉलपेपर डायरेक्ट पेट्रियार्कल ऑपरेशन का सिंबल है। नरेटर को फिजिकल और इंटेलेक्चुअल काम करने से कंप्लीटली मना कर दिया जाता है, जिससे उसकी सैनिटी पर बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे वो हेलुसिनेट करने लगती है कि उस वॉलपेपर के बार्स, उसके पैटर्न के पीछे एक औरत फंसी हुई है जो आजाद होना चाहती है। कहानी के एंड तक वो पूरा येलो वॉलपेपर फाड़ देती है ताकि उस ट्रैप्ड औरत को आजाद कर सके, और पूरे रूम में क्रॉल करने लगती है बिल्कुल पागलों की तरह। जब जॉन रूम में आता है और उसे उस हालत में देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। ये स्टोरी 19th सेंचुरी अमेरिका की मेल डोमिनेटेड मेडिकल प्रैक्टिसेस पर एक पावरफुल अटैक था। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है अ किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, जिसे लिखा है CS लक्ष्मी ने। अब हम आते हैं हमारे इंडियन कंटेक्स्ट पर। ये स्टोरी अजमेर राजस्थान के एक लार्ज जॉइंट फैमिली पर बेस्ड है, जिसके हेड पापा जी हैं। कहानी का पूरा फोकस इस घर के किचन पर है, जो पर्पसफुली एक डार्क, पुअर वेंटिलेटेड और नेग्लेक्टेड कॉर्नर में डिजाइन किया गया है। इसमें हमको ये याद रखना है कि किचन यहाँ वुमेन के लिए एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। पुरानी जनरेशन की औरतें, बारी जीजी और जीजी, इस सफोकेटिंग किचन पर अपने कंट्रोल को अपनी पावर और अथॉरिटी मानती हैं। उन्हें लगता है कि किचन उनका पूरा किंगडम है, जहाँ से वो पूरे घर को चला सकती हैं। लेकिन नई जनरेशन की प्रोग्रेसिव औरत मीनाक्षी इस सच्चाई को डीपली ऑब्जर्व करती है कि ये अथॉरिटी सिर्फ एक डिसाइडफुल इल्यूजन है, और असली डिसीजन मेकिंग पावर मर्दों यानी पापा जी के हाथ में है। कहानी के आखिर में जब जीजी बीमार होती है, तब मीनाक्षी उन्हें समझाती है कि उनकी असली पहचान दुलारी बाई इस किचन, खाने की महक और उनकी हेवी ज्वेलरी से बहुत आगे है, और उन्हें इस पेट्रियार्कल ट्रैप को समझकर खुद को मेंटली आजाद करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्लॉक 3 का थॉरली डिटेल्ड और कन्वर्सेशनल एनालिसिस। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन स्टोरीज की थीम और कैरेक्टर्स आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। चलिए फटाफट से हेड करते हैं हमारे ब्लॉक 4 की तरफ, और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को भी कंक्लूड करेंगे। इस ब्लॉक में हमें किसी शॉर्ट स्टोरी या फिर पोएट्री की जगह एक पूरी नॉवल पढ़नी है। नॉवल का नाम है सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम, जिसे एटिया हुसैन ने लिखा है। चलिए इस लिटरेरी मास्टरपीस को डिटेल में समझते हैं। किसी भी नॉवल को समझने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना सबसे जरूरी होता है। ये नॉवल 1930 से लेकर 1950s के लखनऊ की सेटिंग पर बेस्ड है। ये वो वक्त था जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल अपने पीक पर था और सोसाइटी एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी। इसमें हमको ये याद रखना है कि उस वक्त का लखनऊ एक फेडरल सोसाइटी था, जहां तुलकदार्स और जमींदार्स का कंट्रोल होता था। ये लोग ब्रिटिश के लॉयल थे और सोसाइटी में इनका स्टेटस बहुत ही हाई था, ये हाई क्लास थे। इस नॉवल में एक जॉइंट फैमिली दिखाई गई है, जिसके हेड बाबा जान है। उस जमाने में पर्दा सिस्टम स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, जिसमें औरतों को मेल गेज से अलग रखा जाता था और उन्हें एजुकेशन या डिसीजन मेकिंग से दूर रखा जाता था। मैरिजेस मेनली फर्स्ट कजन्स के बीच अरेंज्ड होती थी, ताकि फैमिली की प्रॉपर्टी डिवाइड ना हो। चलिए फटाफट से इस नॉवल के प्लॉट में डीप डाइव करते हैं। ये पूरी नॉवल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये एक फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखा गया है, जिसे लैला नाम की एक 15 साल की ऑर्फन लड़की नरेट करती है। क्योंकि ये स्टोरी लैला के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमें वही दिखता है जो वो एक्सपीरियंस करती है या फिर ऑब्जर्व करती है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है कि इस नॉवल के टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है। इस नॉवल का टाइटल टीएस इलियट की फेमस पोएम द हॉलो मैन से लिया गया है। यहाँ ब्रोकन कॉलम उस पुरानी एरिस्टोक्रेटिक लखनवी कल्चर और जॉइंट फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, जो अब टूट रहा है, और सनलाइट उन यादों और उम्मीदों का प्रतीक है जो इस टूटे हुए पास्ट पर पड़ रही है। लैला अपनी लाइफ में कॉलेज जाती है, अपने कंजर्वेटिव फैमिली के खिलाफ जाकर आमिर से शादी करती है, और आखिर में जब वो 14 साल बाद अपने पुराने घर आशियाना लौट कर आती है, तब तक पूरी दुनिया और उनका परिवार पार्टीशन की वजह से बदल चुका होता है। और यही सिंपल सी स्टोरी इस नॉवल के अंदर डिस्कस की गई है। ये नॉवल बेसिकली एक बिल्डुंग्स रोमन है, यानी एक नॉवल ऑफ ग्रोइंग अप, जहां हम लैला को एक डरती हुई यंग लड़की से एक मेच्योर इंडिपेंडेंट विडो और मदर बनते हुए देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इस नॉवल में डिफरेंट वुमेन कैरेक्टर्स के थ्रू पेट्रियार्की को कैसे क्रिटिक किया गया है। चलिए इसे डीपली एनालाइज करते हैं। लैला वर्सेस जारा। लैला एक रेबेल है जो वेस्टर्न एजुकेशन लेती है, इंडिपेंडेंटली सोचती है और अपने प्यार आमिर के लिए फैमिली से लड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी कजन जारा एक ट्रेडिशनल लड़की है जो पेट्रियार्की को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट करती है और मैरिज को सिर्फ एक सोशल स्टेटस और फ्रीडम पाने का जरिया मानती है। आंट अबीदा, ये एक स्ट्रांग और इंटेलिजेंट औरत है
लेकिन इनकी लाइफ एक ट्रेजेडी बन जाती है क्योंकि वो ट्रेडिशंस के आगे सरेंडर कर देती है और अपने भाई के कहने पर एक एल्डरली विडोवर से शादी कर लेती है, जहाँ उनकी इंडिविजुअलिटी कंप्लीटली क्रश हो जाती है। नंदी और सलीमान ये दोनों लोअर क्लास सर्वेंट्स हैं जो डबल एक्सप्लॉइटेशन फेस करती हैं, क्लास का भी और जेंडर का भी। नंदी फिर भी फियर्सली इंडिपेंडेंट और बोल्ड है, जबकि सलीमान एक पैसिव विक्टिम बनकर अपनी जान गंवा देती है। फेमिनिज्म के अलावा नॉवल में हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप और पार्टीशन का थीम बहुत प्रोमिनेंटली आता है। केमल और सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सोसाइटल और रिलीजियस बाउंड्रीज की वजह से सीता शादी करने से मना कर देती है, जो उस वक्त के टेंस और डिवाइडेड सोशल एटमॉस्फेयर को हाईलाइट करता है। आखिर में हम इस नॉवल के स्ट्रक्चर और फॉर्म को समझते हैं। आटिया हुसैन ने इस नॉवल को एक लीनियर टाइमलाइन में लिखा है, पहले 3 पार्ट्स के लिए। लेकिन आखिरी पार्ट 4 में स्टोरी 14 साल आगे जंप लेती है और फ्लैशबैक्स और मेमोरीज के थ्रू पास्ट इवेंट्स को रिवील किया जाता है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि इस नॉवल में स्पेस और जक्सटापोजिशन का बहुत क्लेवर यूज किया गया है। यहाँ 2 घर हैं, आशियाना जो सिटी में है और हसनपुर जो विलेज में है, जो एंसेस्ट्रल होम है। आशियाना एक्चुअली यहाँ पे एक डिवाइडेड नेशन, इंडिया और पाकिस्तान का मेटाफर बन जाता है। इसके अलावा कैरेक्टर्स को एक दूसरे के अपोजिट रखा गया है ताकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्लियर हो सके। जैसे लैला के 2 और कजन्स हैं, सलीम और केमल। सलीम मुस्लिम लीग को ज्वाइन करता है और आगे चलकर पाकिस्तान चला जाता है, लेकिन केमल एक सेकुलर माइंडसेट का इंसान है जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करता है और पार्टीशन के बाद इंडिया में ही रुकने का फैसला लेता है। सलीम को अपना हिस्सा देने के लिए आशियाना को बेचना पड़ता है, जो उन रिफ्यूजीज और एक्टिवी ट्रेजेडीज को दिखाता है जिन्होंने मिलियंस ऑफ लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया था। दोस्तों, इसी के साथ हमारा बीईजीसी 111 वुमेन्स राइटिंग, बीईजीसी 111 वुमेन्स राइटिंग का पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है। हमने ब्लॉक 1 की फेमिनिस्ट थ्योरीज और एसेस से शुरुआत की, उसके बाद ब्लॉक 2 में पावरफुल पोएट्री देखी, ब्लॉक 3 में साइकोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी और आखिर में ब्लॉक 4 की ग्रैंड हिस्टोरिकल नॉवल सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम के डीप थीम्स को थॉरली अंडरस्टैंड किया। इन टेक्स्ट के कैरेक्टर्स, उनके स्ट्रगल्स और उनके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को आपस में लिंक करके ही आप अपने एग्जाम में टॉप टियर आंसर फ्रेम कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप 100% कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे अपने एग्जाम में जाने से पहले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।